अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं दिलो दिमाग को शिकंजे में जकड़ती एक हैरत अंगेज़ कहानी। मुसन्निफ़ इम्तियाज़ ताज। दिसंबर 2005 की बात है। मुझे एक कारोबारी सिलसिले में अपने मैनेजर नौमान के हमरा लाहौर जाना पड़ा था। हमारी सीटें एसी स्लीपर में बुक थीं। रेलगाड़ी कराची कैंट से रवाना होनी थी, मगर रवानगी से कबल 3 घंटे कबल हमें कराची के कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट किसी अहम काम से जाना पड़ गया। तय ये पाया कि अपने बैग साथ लेकर जाएं और लांडी स्टेशन से गाड़ी में सवार हो जाए। लिहाजा हम दोनों लांडी स्टेशन से गाड़ी में बैठ गए। क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए ठहरती थी, इसलिए जब तक हम अपनी नशिस्तों पर पहुँचे गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया। बोगी तकरीबन खाली ही थी। मैं अपनी बर्थ F13 पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खाली नहीं है। इस पर एक जवान साल मोहतरमा बड़े मज़े से कब्ज़ा जमाए नीम दराज होकर किसी जासूसी रिसाले से शौक फरमा रही थी। मैंने एक बार फिर अपना टिकट जेब से निकाला और सीट नंबर चेक करने के बाद इनसे मुखातिब हुआ। आपको तकलीफ़ तो होगी, मगर ये मेरी सीट है, आप इसे खाली कर दें। उन्होंने एक शान बेनियाजी से रिसाले से नज़र हटाए बगैर जवाब दिया। कहीं भी बैठ जाएं, पूरा डब्बा तो खाली पड़ा है। मैंने नागवारी से कहा, आप कहीं भी बैठ जाएं, मगर बराह करम मेरी सीट छोड़ दें। मुझे मालूम था कि आगे जाकर इस डब्बे को भर जाना है। ख्वाह की बदमज़गी से बचने के लिए बेहतर है कि इसी सीट पर सफ़र किया जाए जो आपके लिए महफूज की गई है। वो खातून झिल्लाती हुई मोही मुँह में कुछ बड़बड़ाती अपनी चीज़ें समेटती हुई बर्थ से उतरी और सामने की बर्थ पर जा चढ़ी। वो मोहतरमा गालिबन अपने वालिद के साथ सफ़र कर रही थी। नौमान की सीट नीचे थी। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक हमारी बोगी स्टील मिल पर आकर भर गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 25 से 30 मेहनतकश जो शायद किसी जलसे वगैरह में शिरकत होने कहीं जा रहे थे, इसमें सवार हो गए। वो सब नाइट ड्यूटी करके आ रहे थे, इसलिए वो आते ही अपनी अपनी बर्थों पर चढ़कर सो गए। मैं भी काफ़ी थका हुआ था। अपनी कमर सीधी करने के लिए लेट गया और आज का अखबार पढ़ने लगा। बराबर की बर्थ पर वो मोहतरमा बदस्तूर किसी जासूसी डाइजेस्ट में डूबी हुई थी। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो मुझे मौसूफ़ा के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए नजर आए। फिर एक और हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ कि इतनी देर पढ़ने के बाद भी उन्होंने रिसाले का एक वर्ड भी नहीं पलटा था। मेरी जासूसी की रट भड़क उठी और एक और इंकिशाफ हुआ कि रिसाला तो एक बहाना था। वो एक नन्हा सा हैंड फ्री लगाए अपने मोबाइल से किसी से महवे गुफ्तगू थी। मैं इनको उनके हाल पर छोड़कर दोबारा अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद मैं इससे भी उकता गया और अखबार रखकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। बोगी की छत को यूं ही बेमकसद घूरते हुए मेरी नज़र कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर जा पड़ी जो ऐन मेरे चेहरे के सामने टेप से चिपका हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया। इस हल्के नीले रंग के कागज़ के टुकड़े पर काली रोशनाई से नहायत खुश खत में तहरीर था, मुझसे दोस्ती करोगे? और नीचे एक 10 हुर्फी मोबाइल नंबर दर्ज था। मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने ज़ेरे लब अल्फाज दोहराए। किसी लड़की का पैगाम मालूम हो रहा था। बगैर किसी इरादे के मेरा हाथ पैंट की जेब में रेंग गया और मैंने अपना फ़ोन निकालकर इसका नंबर डायल कर दिया। नंबर तो मैंने मिला दिया था, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पर कोई जवाब भी मिलेगा। मेरे अंदाजे के बिल्कुल बरअक्स पहली घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया और एक मुतरन्नम सी आवाज़ ने कहा, हेलो नवीद, इतनी देर लगा दी? बहरहाल मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर फ़ोन करोगे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। कौन है आप और मुझे आप कैसे जानती हैं? और आपको कैसे मालूम था कि मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा? मैंने सटपटाकर एक सांस में बहुत सारे सवालात कर डाले। दूसरी जानिब से जवाब आया, अभी तो आपका सफ़र शुरू ही हुआ है। अभी तो गाड़ी में काफ़ी वक्त गुजारना है। बहुत दूर जा रहे हैं आप इस वक्त अपने घर से। जल्दी बहुत सारे सवालों के जवाबात आपको मिल जाएंगे। अपने बारे में बताओ, कहाँ घर है? उसने बड़े फलसफियाना लहजे में जवाब दिया, घर तो मिल ही जाएगा एक ना एक दिन। अच्छा तुम फ़ोन बंद करो, मैं मौका मिलने पर खुद ही फ़ोन करूँगी। और सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने इसका नंबर रेलगाड़ी के नाम से रेलगाड़ी गर्ल के नाम से सेव कर लिया। अब हम हैदराबाद पहुंचने वाले थे। मैंने नीचे उतरकर जूता पहना। वो मोहतरमा अभी तक रिसाले के इस सफ़े में डूबी पता नहीं किससे बातें कर रही थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए मुँह दूसरी तरफ कर लिया और कंबल कानों के ऊपर कर लिया। हैदराबाद स्टेशन पर हम दोनों दोस्त उतरे। चाय सिगरेट और कुछ सामान खाने पीने का लेकर दोबारा गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी के चलने के आधे घंटे बाद मुसाफिरों के टिफ़िन खुलना शुरू हो गए और पूरी बोगी में मुख्तलिफ खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ फैल गईं। हमने भी अपने थैले निकाले और मुर्ग छोले और नान निकाल कर खाने लगे। रिसाले या मोबाइल वाली मोहतरमा भी नीचे आ चुकी थीं और एक बड़े टिफ़िन से कबाब पराठे और ना जाने क्या क्या निकालने लगी थीं।
उनके अब्बाजान एक पराठे पर अचार और 2 कबाब लेकर हमारी तरफ बढ़े और नहायत नरम लहजे में कहा, कबूल कीजिएगा जनाब। मैंने इनकार करना चाहा मगर नौमान ने हाथ बढ़ाया और शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। बोगी में मेहनत कर हजरात भी खाना खाने के लिए उठ गए थे। सबने मिलकर खाना खाया और फ़ौरन ही लंबी तान कर सो गए। रात के 9 बज रहे थे। मैं फिर अपनी बर्थ पर चढ़ गया। मौसूफ़ा भी बर्तन वगैरह समेट कर फिर ऊपर आ गई थी और रिसाला खोलकर बज़ाहिर इसमें खो गई थी। मैंने भी किताब उठाई और मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर मिलाया मगर फ़ौरन ही कैंसिल का बटन दबा दिया गया। उसने कहा था कि वो खुद फ़ोन करेगी। पेट कुछ ज़्यादा खाने की वजह से भारी भारी हो रहा था। कबाब वाकई बहुत लजीज थे। मैंने ज़रा झुककर नोमान से कारमीना मांगी। सामने वाली लड़की के चेहरे पर कारमीना का सुनकर एक मुस्कुराहट फैल गई और वो किताब से नज़र हटाए बगैर अब मुस्कुराए जा रही थी। मैं शर्मिंदा सा हो गया। नोमान ने मुझे कारमीना की 2 टिक्कियाँ दी और मैंने मुंह में दबा ली और करवट बदल कर लेट गया। अचानक मेरे फ़ोन में झंझनाहट शुरू हो गई और रिंग टोन की मौसीकी बजने लगी। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा, लिखा था रेल गाड़ी गर्ल कॉलिंग। मैंने बेसब्री से येस का बटन दबा दिया। वही मुतरन्नम आवाज़ आई, इतना खाते ही क्यों हो कि कारमीना की ज़रूरत पेश आए। मैंने चौंक कर सामने वाली बर्थ को देखा। मौसूफा मेरी तरफ पीठ के रिसाले में गर्क थी। ओहो। मैंने अपनी जासूसी और जेम्स बॉन्ड के चलन पर 3 हरूफ भेजे। इतनी मामूली बात भी मेरी अकल में नहीं आ सकी। मौसूफा मुझसे पहले इसी बर्थ पर विराजमान थी और मुझे देखकर उन्होंने वो कागज़ बोगी की छत पर चिपका दिया था और मैं इतना बेवकूफ़ कि कुछ समझ ही ना आ सका। ज़रा चेहरा तो दिखाएं, ऐसी भी क्या बेरुखी है। इतनी बेसब्री अच्छी बात नहीं। अब बंद करें और रोड़ी के बाद तफसील से बात होगी, ठीक है। और सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं बर्थ पर टांगे नीचे करके बैठ गया और कदे बुलंद आवाज़ में पूछने लगा, यार नौमान, रोड़ी कब आएगा। नौमान ने पूछा, अभी काफ़ी दूर है, वहाँ क्या काम है। मेरी बुलंद आवाज़ सुनकर फ़ोन वाली मोहतरमा ने पलट कर मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने अपनी बेहतरीन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और इनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मेरे साथ देखने से वो शर्म से सुर्ख हो गई और इधर उधर देखने लगी और मुंह फेर कर लेट गई। मुझे इसका ये अंदाज़ भी बहुत प्यारा लगा। वो एक खूबसूरत लड़की थी और एक खूबसूरत चेहरा अगर आपकी तरफ राग़िब हो जाए तो दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे दिल में प्यार के नगमे गूंजने लगे और मेरा दिल शायरी करने को मचलने लगा। अब मुझे रोड़ी का बेचैनी से इंतज़ार था। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि वो कौन है, कहाँ जा रही है, उसका घर कहाँ है, वगैरह वगैरह। मैं अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे उसकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। बोगी में मुकम्मल खामोशी थी। रेलगाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। रोड़ी स्टेशन पर बड़ी गहमा गहमी थी। मैं नौमान के साथ चाय पीने उतर आया और खिड़की से 2 कप इस लड़की के बाप को पकड़ा दिए। नौमान को मैंने कुछ भी नहीं बताया था। मुझे ट्रेन का स्टेशन पर रुकना बेहद नागवार गुजर रहा था। चाय पीते हुए मैंने देखा कि वो लड़की खिड़की में आ गई थी और हमारे दिए हुए कप से चाय पी रही थी। अचानक मैंने एक लंबे तरंगे नौजवान को खिड़की की तरफ आते हुए देखा और लम्हे के लिए रुका और लड़की से कुछ कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो लड़की बोगी के दरवाजे में आन खड़ी हुई। उसके हाथ में चाय का कप अभी तक था और बॉडी बिल्डर किस्म का नौजवान भी हाथ में बिस्किट का पैकेट लाकर लड़की से बातें करने लगा था। मेरा हसद के मारे बुरा हाल था। जी चाह रहा था कि नौजवान को पकड़कर 2 थप्पड़ लगाऊं, मगर उसकी शानदार कसरती बदन ने मुझे अपनी जगह से हरकत करने से बाज रखा। आखिर ट्रेन की विसल बजी। नौजवान दूसरी बोगी की तरफ चल दिया। हम डब्बे में चढ़ गए। नौमान आगे था। लड़की ने इसको रास्ता दिया और वो अपनी सीट पर चला गया। मैं गुजरने लगा तो उसने मध्यम लहजे में कहा, प्लीज़ ज़रा अपना सेल नंबर तो दीजिएगा। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर उसे दिया। उसने जल्दी से उसे मुट्ठी में दबा लिया। मैं आहिस्ता से बोला, मोहतरमा, अभी से मिस नहीं कर दीजिएगा, और अपनी बर्थ पर चला आया। ट्रेन ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि वो अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई, जो उसकी सीट से ज़्यादा दूर ना था। फ़ौरन ही मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन को देखा। रेल गाड़ी गर्ल। मैंने बटन दबा दिया। वही मुतरन्नम आवाज़ आई, हाँ भाई, चाय पी ली, खुद भी और दूसरों को भी पिला दी। चाय तो बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ तो जान हाजिर है। मैंने इस एक सस्ती सी फिल्म का फिक्रा मारा। अच्छा, जान दे सकोगे? मैंने बर्थ पर लेटते हुए जवाब दिया, आप एक हुक्म करो बस। अचानक मुझे सामने बर्थ पर कुछ ससराहट की आवाज़ें और बर्थ पर रखे हुए तकिए के नीचे से रंग बिरंगी रोशनियाँ नजर आईं और उसके सामने ही पुराने इंडियन गाने, घर आया मेरा परदेसी, आग बुझी मेरी अखियन की, ट्यून सुनाई दी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो लड़की तेज़ कदमों से अपनी सीट की तरफ आई। अपने हाथों को रुमाल से साफ करती हुई तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर सुनने लगी। पूरे डब्बे में सकूत तारी था।
वो लड़की ये सलाह लिए ब्लूटूथ कान पर लगाकर पहले वाला अंदाज इख्तियार कर चुकी थी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मेरा दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। या अल्लाह, ये लड़की तो मुझे फ़ोन नहीं कर रही। और कौन मुझे फ़ोन कर रहा है? पूरे डब्बे में वही सिर्फ एक लड़की थी, बाकी सारे मुसाफिर सो रहे थे। क्या हो गया? फ़ोन में से आवाज़ आई। क्यों सफ़ेद पड़ गए हो? कोई भूत प्रेत देख लिया है क्या? और मेरा मुंह खुला रह गया। कौन हो तुम और किधर हो? मैंने हिम्मत करके सवाल पूछा। कहने लगी, नीचे उतरकर खिड़की से देखो। मैं नीचे आ गया। नौमान सोने का मास्टर था। अब तक सारे घोड़े बेचकर सो चुका था। इस लड़की के अब्बा भी खर्राटे ले रहे थे और वो फ़ोन पर बात करते हुए मेरी हालत देखकर हैरान हो रही थी। मैं खिड़की के पास नौमान के पाँव सरकाकर बैठ गया। फ़ोन मेरे कान से लगा था। फ़ोन से मुतरन्नम सी आवाज़ आई, बाहर देखो गौर से। मैंने हाथ का छज्जा बनाकर शीशे से टिका दिया और बाहर अंधेरे में झांकने लगा। बाहर किसी छोटे स्टेशन के आसार नज़र आ रहे थे। करीब से नज़र आया, सीमेंट के बोर्ड पर काले रंग से लिखा था नूरपुर। जहाँ गाड़ी को रुकना नहीं था, अलबत्ता आहिस्ता ज़रूर हो गई थी। जर्द रंग की रोशनी में मैंने वीरान इमारत के प्लेटफॉर्म पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक दराजकद लड़की को देखा, जो अपने चेहरे पर एक सोगवार मुस्कुराहट लिए एक हाथ से फ़ोन कान पर रखे और दूसरे हाथ से मुझे देखकर हाथ हिला रही थी। लड़की के अब्बा के खराटों के अलावा बोगी में बिल्कुल खामोशी थी। नज़र आई मैं? फ़ोन में से फिर आवाज़ आई। मैं हवन्नक बनकर रह गया। नहीं आई। तो फिर देखो। फिर अचानक दोबारा से वैसे ही स्टेशन की आमद हुई और वो वैसे ही सफ़ेद सीमेंट के बोर्ड पर नज़र पड़ी जिस पर लिखा था नूरपुर। फिर मैंने जर्द रंग की रोशनी में इस सफ़ेद साड़ी में मलबूस दराज कद सी लड़की को देखा। वो फ़ोन कान से लगाए मुझे हाथ हिला रही थी। देख लिया? अच्छी तरह और दिखाऊं? मेरे बदन में लहू नाम की कोई चीज़ नहीं थी और मैं ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था। फिर मुझे इसका कहकहा सुनाई दिया और मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। ऊपर बर्थ पर से लड़की ने रिसाला छोड़ दिया और वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैं फ़ोन उठाकर तेज़ी से अपनी बर्थ पर चढ़ गया और कंबल ओढ़ कर लेट गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दिली दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगा था और मेरी बेचैनी थोड़ी कम हुई कि अचानक मेरा फ़ोन फिर बज उठा। मैंने चौंक कर स्क्रीन पर देखा। कोई नया नंबर था। मेरे हलक से अजीब सी आवाज़ निकली, हेलो। दूसरी जानिब से एक मर्द की आवाज़ उभरी, मिस्टर, मैं तुमको नहायत शराफत से समझा रहा हूँ। तुम्हारे साथ में ये मंगेतर सफ़र कर रही है। इसने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम उससे बदतमीज़ी कर रहे हो। अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा। और फ़ोन बंद हो गया। ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि रिसाले वाली लड़की के साथ वो बॉडी बिल्डर टाइप का नौजवान उसका मंगेतर है और वो मुझे फ़ोन नहीं कर रही थी। मेरा नंबर तो इस नौजवान को देने के लिए लिया था, मगर मुझे फ़ोन कौन कर रही थी? और वो सफ़ेद साड़ी वाली कौन है? मैंने चेहरा घुमाकर रिसाले वाली लड़की को देखा। वो फिर किसी से धीमे लहजे में बात कर रही थी। यकीनन वही नौजवान होगा जिसे वो बता रही होगी कि तुम्हारे फ़ोन के बाद तो उसकी घिकी सी बन गई है और वो बेहोश होने के करीब है। मैंने उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ साथ मेरे लिए हमदर्दी के जज्बात भी महसूस किए। मेरे मोबाइल में फिर सरसराहट सी महसूस हुई। स्क्रीन पर रेलगाड़ी गर्ल का नंबर नमूदार हुआ। मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। मैं ज़िंदगी में इतना खौफज़दा कभी नहीं हुआ था। फिर ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी मुझे झुरझुरी सी आ जाती है, क्योंकि मेरा फ़ोन खुद ब खुद ऑन हो गया और स्क्रीन रोशन हो गई। रेलगाड़ी गर्ल। मैंने कांपते हुए हाथों से फ़ोन की बैटरी निकाल दी, मगर स्क्रीन वैसे का वैसे रोशन था। और फिर फ़ोन में से आवाज़ आई, मुझसे दोस्ती कर ली है, अब भागने की कोशिश ना करना, वरना बहुत महंगा साबित होगा। ये सब मेरी समझ से बालातर था। अचानक मेरे पाँव के अंगूठे को किसी ने ज़ोर से हिलाया। मेरा दिल हलक में आ चुका था। मैंने उठकर देखा, वही कसरती जिस्म वाला नौजवान खड़ा था। उसने इशारे से मुझसे कहा, आओ बोगी के दरवाजे की तरफ। मैं फ़ौरन उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे एक दो दफ़ा पलट कर देखा, फिर तेज़ कदमों से आगे चलने लगा। सारी गाड़ी के मुसाफिर सोए हुए थे। हम मुख्तलिफ डब्बों से होते हुए डाइनिंग कार में पहुंच चुके थे। वहाँ भी एक दो आदमियों के अलावा और कोई ना था। वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझे अपने सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगा कर मेरे सामने कर दिया। मैंने कांपते हाथों से सिगरेट मुँह से लगा लिया और उसके दिए हुए लाइटर से जला लिया। मिस्टर, तुम ठीक तो हो? वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला। मैंने हिकलाते हुए इसको शुरू से लेकर आखिर तक कहानी सुना डाली। आपकी मंगेतर वाला मामला सरासर गलत फहमी का है, मगर बाकी वाकयात में ही समझ में नहीं आ रहे। वो मेरी पूरी बात गौर से सुनता रहा और बीच में कहीं भी मुझे टोका नहीं। सब जान लेने के बाद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था कि मेरी कहानी सच पर मबनी है या इससे बचने के लिए मेरे दिमाग ने तराशी है। सिगरेट का धुआं नाक से खारिज करते हुए कहा, मेरा नाम कमाल शाह है।
शाजिया मेरी होने वाली बीवी है, उसके साथ उसके वालिद हैं। किसी वजह से मैं उनके साथ सफ़र नहीं कर रहा हूँ। उसके वालिद को अगर पता चल गया कि मैं शादी से पहले उससे वाकिफ़ हूँ और उससे मिलता रहता हूँ तो वो किसी सूरत में ही शादी उससे नहीं करेंगे। दूसरी सूरत में उन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं है। मैं इनके बड़े दामाद का दोस्त हूँ। तुम वैसे तो मुझे ऐसे वैसे दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं तुमसे बात करना मुनासिब समझा। उसने मज़ीद कहा, क्या तुम मुझे अकल से गुजरा हुआ समझते हो कि तुम मुझे जो कहो इस पर यकीन कर लूँगा? हो सकता है तुम ये पुरस्कार कहानी बनाकर किसी और को बेवकूफ़ तो बना लो, मगर मैं रेलवे का पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी इन्हीं ट्रेनों, स्टेशनों और पटरियों पर गुजरी है। हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, इस ट्रैक पर नूरपुर नाम का कोई स्टेशन नहीं है। हाँ, एक गैर आबाद और वीरान स्टेशन इस नाम का ज़रूर है, लेकिन वो मेन ट्रैक से हटकर है। हमारी गाड़ी तो इसके करीब से भी नहीं गुजरती। तुमने उसे कैसे देख लिया? मैं सोच रहा था कि मेरी बातों का इसको क्या किसी को भी यकीन नहीं आएगा। यह कहे कि मेरी जेब से मेरे सेल फ़ोन की सरसराहट शुरू हुई। मैंने उसको घूरते हुए जेब से फ़ोन निकालकर मेज़ पर रख दिया और फिर दूसरी जेब से मोबाइल की बैटरी निकालकर उसे भी मेज़ पर मोबाइल फ़ोन के साथ ही रख दिया। कमाल ने मेरे फ़ोन को गौर से देखा और हाथ में उठा लिया। स्क्रीन पर रेलगाड़ी गर्ल कॉलिंग रोशन था और हल्की सी मौसीकी बज रही थी। उसने इसे पलट कर देखा और मोबाइल के पिछले हिस्से में बैटरी रखने की जगह खाली थी। फिर उसने दूसरे हाथ से बैटरी उठाई और हैरानी से मुझे तकने लगा। फिर उसने येस का बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा लिया और आहिस्ता से बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सुनकर फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम से खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, फिर एक झटके से बैठ गया और फ़ोन मुझे दे दिया। मैंने कपकपाते हाथों से फ़ोन लिया और कान से लगा दिया। आवाज़ आई, अच्छी दोस्ती है, हर एरे गहरे से हमारा जिक्र हो रहा है। फिर अचानक वो शोख आवाज़ भर्रा गई और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार नूरपुर में कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। फिर कुछ देर सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ आती रही और फिर फ़ोन बंद हो गया। मैंने फ़ोन मेज़ पर रख दिया, जो कमाल ने फ़ौरन ही उठा लिया और उलट पुलट कर देखने लगा। फिर कोई नंबर डायल करने लगा। अगर बैटरी होती तो फ़ोन काम करता। उसके चेहरे पर मुझे डर और खौफ के साए से ज़्यादा तजस्सुस का रंग नज़र आया। वो हैरत से बताने लगा, मैंने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, आप अच्छे पुलिस वाले हैं, किसी की बात का यकीन ही नहीं करते। मैंने खड़ा हुआ तो वो बोली, आराम से बैठ जाएं और फ़ोन नवीद को दें। वो हमें कहाँ से देख रही थी? यहाँ तो कोई लड़की पूरे डाइनिंग कार्ट में है ही नहीं। फिर इसने मुझसे पूछा, तुमसे क्या बात हुई थी? मैंने कमाल को बताया कि उसने मुझसे रोते हुए मदद मांगी है और वो मेरा नूरपुर में इंतज़ार कर रही है। कमाल गहरी सोच में पड़ गया। हमें इस रात से पर्दा उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नूरपुर चलने को तैयार हूँ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों खाने वाले उतरकर नूरपुर की गाड़ी लेते हैं। वहाँ स्टेशन पर कोई ना कोई वाकिफ़कार ज़रूर मिल जाएगा। बोलो, क्या ख्याल है? मुझे इस शख्स की जवामर्दी, बेखौफी और खुलूस ने बहुत मुतासिर किया। पराई आग में कूदने वाले आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं राज़ी हो गया। खाने वाले 3 घंटे बाद आना था। मैं अपनी बर्थ पर चला गया और कमाल अपनी बोगी में। कुछ देर कच्ची पक्की नींद लेने के बाद मैंने नौमान को उठाकर बताया कि एक बहुत अहम और ज़रूरी काम की वजह से मुझे खानेवाल में उतरना है। तो जाकर लाहौर में पार्टी से मिलकर सारे मामला तय कर लें। मैं इससे 2 दिन के बाद मिलता हूँ। खानेवाल स्टेशन पर रेलवे के अमले के फ़र्द होने की वजह से हमें एक रेस्ट हाउस मिल गया। नूरपुर की गाड़ी सुबह 9 बजे मिली और शाम 7 बजे हम नूरपुर को पहुँच गए। ये एक गैर आबाद और सुनसान स्टेशन था। एक जगह एक आउटर गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं रुकती थी। हमारी गाड़ी भी कमाल की वाकफियत की वजह से सिर्फ 1 आध मिनट को रुकी और हम जल्दी से उतर गए। वीरान इमारत में जैसे उल्लू बोल रहे थे। स्टेशन के गेट के पास चारपाई डाले एक देहाती किस्म का आदमी सो रहा था। सर्दियों की वजह से शाम के साए अंधेरा जल्दी छाने लगा था। कमाल ने इसको उठाया, स्टेशन मास्टर के बारे में पूछा और फ़ौरन इनको यहाँ बुलाने के लिए दौड़ गया। इसने स्टेशन मास्टर को न जाने क्या बताया कि स्टेशन मास्टर पूरी वर्दी और जूते टोपी पहनकर वहाँ पर पहुँच गया। उसको दूर से आता देखकर कमाल उसको पहचान गया। वो इसके कोई दूर के अजीज़ थे। वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ। कमाल ने मेरा तारुफ एक दोस्त की हैसियत से कराया। स्टेशन मास्टर ने हमें स्टेशन के साथ ही किसी गांव में वाक़ अपने घर ले जाना चाहा, मगर कमाल ने बमुश्किल ये कहकर टाल दिया कि फिर कभी आपके पास हाजिर होंगे। अभी हम सिर्फ 1 दिन के लिए यहीं स्टेशन पर रुकना चाहते हैं। उसने वहीं स्टेशन पर एक रेस्ट रूम खुलवाया। रात कोई 8 बजे सख्त सर्दी में हम खाना खाकर लेट गए। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वही मुतरन्नम आवाज़ आई, मुझे उम्मीद थी दोस्त तुम ज़रूर आओगे। लो अब मेरी कहानी सुनो। 4 साल पहले की बात है। हमें नूरपुर से 20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटे से गांव पीर गोट में अपनी खाला की शादी में फैसलाबाद जाना था। मेरे साथ मेरे अब्बा, अम्मा और छोटा भाई भी था। हम लोग शादी के बाद वापस आ रहे थे कि हमारी बोगी में बदमाश किस्म के आदमी चढ़ गए। वो मुझे बुरी नीयत से देख रहे थे।
रात के वक्त जब सब सो गए तो उन्होंने रुमाल में बेहोश कर देने वाली दवाई के ज़रिए सबको बेहोश कर दिया और मुझे उठाकर करीबी स्टेशन नूरपुर उतर गए। मुझे होश आया तो पता चला कि वो इलाके के एक चौधरी के बेटे और भतीजे हैं। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। रात का कोई 1 बजा होगा जब उन्होंने मेरे साथ ज्यादती करना चाही तो मैं पास पड़ी एक लकड़ी से इनमें से एक का सर फाड़ दिया। मेरा वार इतना शदीद था कि वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरे को मेरा वार उचटता हुआ सा लगा। उस पर उसने अपनी टांग से बंधा हुआ एक खंजर निकाला और मेरे सीने में घोंप दिया। मैं वहीं पर गिर गई। इसके बाद मैंने देखा कि वो मेरी लाश के पास खड़ा है। मैं उसके बराबर में खड़ी थी। मगर मुझे वो नहीं देख पा रहा था। उसने सबसे पहले अपनी ज़ख्मी साथी की मरहम पट्टी की। फिर वो दोनों मुझे लेकर प्लेटफॉर्म से आगे ले गए जहाँ इन दिनों कुछ तामीराती काम हो रहा था और बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। इन दोनों ने मेरी लाश को इसमें डाला और मिट्टी बराबर कर दी। मेरी लाश के साथ ही मेरे कातिल ने अपना खंजर भी वहीं पर फेंक दिया। मैं ये सब कुछ देख रही थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। आओ मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊं। मैंने जल्दी से कमाल को, जो मुंह खोले मुझे फ़ोन पर सिर्फ हो हाँ करते हुए देख रहा था, पूरी कहानी सुनाई और गर्म जैकेट पहनकर बाहर निकल आए। स्टेशन पर बिल्कुल हू का आलिम था। हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो हमें दूर एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। हम इसके पास पहुंचे तो वो पलट गई और हम इसके पीछे चल पड़े। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था मगर कमाल निहायत बेखौफी से हाथ में एक ताकतवर टॉर्च लिए चल रहा था। प्लेटफॉर्म के पक्के फर्श से अब उतरकर वो ज़मीन पर चल रही थी जो सुबह की बारिश के बायस अभी तक गीली थी। वो औरत या रूह एक जगह पर जाकर रुक गई। ज़मीन पर एक जगह इशारा करने लगी। हम जब इस जगह पहुँचे तो वो वहाँ से आगे बढ़ गई। कमाल ने उसे आवाज़ दी, सुनिए मोहतरमा, 1 मिनट सुनिए। मगर वो रुकी नहीं, ना ही उसने पलट कर देखा। वो चलती गई और अंधेरे में गायब हो गई। हम तेज़ी से इस जगह पर पहुँचे। कमाल बैठकर इस जगह का मुआयना करने लगा। फिर उसने करीब पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और इस जगह की निशानी के तौर पर गाड़ दी। अपने कमरे में आकर कमाल ने थर्मोस में से गरम गरम चाय निकाली और फिर कहने लगा, यार तुम्हारी दोस्त तो सिर्फ फ़ोन पर ही लंबी लंबी बातें करती है। सामना हुआ तो बिल्कुल चुप, बड़ी शर्मीली सी लगती है। मैं अभी तक खौफजदा था कि क्या जवाब देता। सारी रात खौफ के बायस मुझे नींद ना आई। सुबह सवेरे उठकर स्टेशन मास्टर साहब को सारा किस्सा बता दिया। उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे लगता था कि उन्होंने इस कहानी पर यकीन ना किया हो। फिर भी उन्होंने करीबी थाने से 2 सिपाही और मज़ीद मजदूर मंगवा लिए और हम सब मिलकर रात वाली जगह पर पहुंच गए। मज़दूरों ने वो जगह खोदना शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही मिट्टी में किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ और बोसीदा कपड़ों में मलबूस एक ढांचा नज़र आया। उसके पास ही एक लंबे फल वाला जंग आलूद खंजर भी पड़ा था। खंजर नहायत नफीस लकड़ी का बना हुआ मालूम होता था और इस पर नहायत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। एक सिपाही इसको देखकर हैरत में पड़ गया। कमाल ने उससे पूछा, क्या वो आले कत्ल को पहचानता है? तो उसने बताया कि ये तो बड़े चौधरी साहब का है और उनका ख़ानदानी खंजर लगता है। मुख्तसर ये कि पुलिस पार्टी ने चौधरी साहब के घर पर छापा मारा। उनका बड़ा बेटा चौधरी अकमल लड़की का कातिल निकला। उसने फ़ौरन ही अपने जुर्म का इकरार कर लिया क्योंकि उसके मुताबिक इस लड़की की रूह इसको भी काफ़ी अरसे से तंग कर रही थी और वो बहुत डरा हुआ था। फिर हम पुलिस पार्टी के साथ लड़की के घर गए। उसकी लाश या हड्डियों का पंजर इसके लवाहिकीन के हवाले किया और उन्होंने इसे कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और गांव के कब्रिस्तान में उसे दफना दिया। इन सब मामलात के बाद हम वापस स्टेशन में आ गए। इस दौरान इस लड़की का फ़ोन नहीं आया था। स्टेशन मास्टर के बेहद इस्तार के बावजूद हमने मज़ीद रुकने से इनकार कर दिया और उन्होंने ही हमें गाड़ी रुकवा कर हमें इसमें बिठा दिया। मैं और कमाल बोगी के दरवाजे पर खड़े थे। हमारी नज़रें इसको ढूंढ रही थीं। अचानक स्टेशन की इमारत के एक सतून के पीछे से वो सामने आ गई और मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए फ़ोन कान से लगा लिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने वाकई दोस्ती निभाई। तुम्हारी दोस्ती का भी शुक्रिया। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे सुकून देने का बहुत शुक्रिया। मेरा फ़ोन बंद हो गया और वो हाथ हिलाते हुए हमारी गाड़ी से दूर होती चली गई। हम दोनों भी आखिर तक हाथ हिलाते रहे। बादज़ा मैंने अपने फ़ोन में रेलगाड़ी गर्ल का नंबर तलाश किया तो वो डिलीट हो चुका था।